कैसे हैं आप लोग? हटा दिया, वापस लगाओ। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दिया था ना? क्या था? आईपीएल। हाँ हाँ, अभी बताऊं। ये आईपीएल शुरू हो रहा है। अच्छा, कल शाम को आईपीएल के मामले में लेकर निर्मल सर, गौरव सर और अक्षय सर यूट्यूब पर लाइव थे। किसी ने देखा था? 6:30 से। नहीं तो आपको देखना है। सुनिए, मैं समझा देता हूं। ये अपने उत्कर्ष के आपको बताओ तो मेन चैनल पर 13 मिलियन पूरे सब्सक्राइब होने वाले हैं। कितने? 13 मिलियन। कम नहीं होते ना? उसकी खुशी भी है पूरी संस्थान को, और साथ में एक विद्यार्थियों को एक नया नवाचार मिले, एक इनोवेशन मिले। ये एक नया नवाचार किया है और हम लोग शुरू करने वाले हैं आईपीएल, मतलब इंडियन पर्सनल लीग। क्वेश्चन होंगे आपके, टेस्ट पेपर होंगे। इसमें एक टेस्ट पेपर को आपको एक मैच नाम दिया गया है। जो पहला मैच होगा ना, वो पहला मैच कितनी तारीख को होगा? 27 मई 2024 को शाम को 9 PM पर। इमरान सर इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इन्हें ये पहला मैच मिला है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट के, हर फैकल्टी के इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे और उसके आधार पर आपको जो पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलना है, वो सारी प्रक्रिया जो होगी, वो सारी प्रक्रिया आपको कल शाम 6:30 बजे वाले यूट्यूब लाइव में आपको समझाई जा चुकी है। इसलिए आप घर जाके उसको देखना कि इसमें क्या क्या फायदे हैं और इनको, इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहेगा। अब बाकी इसकी इतनी डिटेल यहाँ दी नहीं जा सकती है क्योंकि उसमें उन्होंने लंबे समय तक समझाया है। तो निर्मल सर, गौरव सर और अक्षय सर जो जुड़े हुए थे, उनके जाके कल आईपीएल के बारे में सर्च करना आप, तो उस मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसमें देखना और इस पर्सनल लीग का, आईपीएल का क्या उठाना है, आपको फायदा उठाना है। आपने वो कल शाम को आईपीएल का पूरा फायदा उठा लिया। अब वो आईपीएल जब खत्म हो गया तो नया आईपीएल अब शुरू होगा। वो आईपीएल तो खत्म हो गया, उस आईपीएल को तो केवल 10 ओवर लगे खत्म होने में, अब नया शुरू होगा। खैर चलिए, हमने वापस आइए अपने स्थान पर। चले आगे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ व इसका उपयोग कहां होता है? मैंने बता दिया है पीछे। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है किताब का नाम है। स्टडी यानी अध्ययन, और किसका? प्रशासन का अध्ययन। और इसका उपयोग जहां करते हैं वहीं हो जाता है। वैसे तो ये लोक प्रशासन की किताब है, बाकी इस प्रशासन का, प्रबंधन का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। ये पिछले 15-20 दिन से एक ही सवाल कर रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? नहीं, क्यों कर रहा है ये सवाल? क्या हमने समग्र शिक्षा अभियान पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा ना, तो फिर ये सवाल अभी करने का कोई औचित्य नहीं है। चले आगे। बताओ तो कल क्या पढ़ा था हमने? एसएमसी पढ़ रहे थे ना? अच्छा बताओ, एसएमसी के में कितनी समितियां होती है? 2 समितियां होती है। एक कौन सी? एक कौन सी? साधारण सभा में सदस्य कौन होते हैं? सब होते हैं। और इधर कार्यकारिणी में 16 सदस्य होते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं क्या साधारण सब इस कार्यकारिणी में 16 सदस्य कौन होते हैं? 11 सदस्य तो होंगे अभिभावक, 2 होंगे पदेन, 1 होगा अध्यापक निर्वाचित, और ये 2 होंगे एमएलए साहब भेजेंगे। अच्छा, इसमें से 16 सदस्य होते हैं, इनमें महिला कितने प्रतिशत? 50%। अभिभावक कितने प्रतिशत? 75 होने चाहिए। फिर इस सदस्य के बाद में इसकी क्या थी? बैठक। साधारण सभा की कितने दिन में? 3 महीने में एक बार, और इसकी प्रत्येक अमावस्या को। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व या 2 दिन? ये भी 4 दिन और 2 दिन पूर्व। उसके बाद में कोरम कितना? 1/4, और इधर हो जाएगा 1/3। इसके बाद में कार्यकाल कितना? अनिश्चित, 2 वर्ष। फिर सदस्यता समाप्ति बताओ देंगे? मृत्यु, त्यागपत्र,
कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ले, शिक्षक का स्थानांतरण, 9वीं या टीसी ले जाए, या पदाधिकारी नियुक्त वो निर्वाचित नहीं रहे, और इधर ये कारण तो बने रहेंगे। इसके अलावा 3 बैठकों में क्रमिक, 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, और क्या हो, न्यायालय द्वारा दंडित किया जाए, और एसएमसी के मुद्दे पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए। इसके बाद में इतना ही पढ़ा था हमने। अब देखिए, हमने ये तीसरा नंबर बिंदु संरचना पूरा किया था ना, और 4 नंबर पे हमने क्या लिखा, अध्यक्ष लिखा था। चार नंबर हमने क्या लिखा था, अध्यक्ष लिखा था। चले, कौन होता है अध्यक्ष, अभिभावक। वेरी गुड। अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक। अध्यक्ष होता है अभिभावक। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग, ये अध्यक्ष कार्यकारिणी का है कि साधारण सभा का है, किसका है, एसएमसी का। किसका है, याद करके देखो, हमने एसएमसी का गठन कर रहे हैं, उसका 1 नंबर बिंदु लिखा था हमने, एसएमसी का 1 नंबर नाम, 2 नंबर लिखा था कार्य क्षेत्र, 3 नंबर लिखा था संरचना, और 4 नंबर क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब किसका अध्यक्ष लिख रहे हैं। इसका मतलब ये अध्यक्ष एसएमसी का है, तो ये कार्यकारिणी का भी माना जाएगा और साधारण सभा का, दोनों का अध्यक्ष एक ही होता है। ध्यान रहे, कैसे चुना जाएगा, कैसे, सर्वसम्मति से। कौन चुनेगा इसे, ध्यान रखिए, जो 11 सदस्य अभिभावक थे ना कार्यकारिणी में, वो अभिभावक सदस्य अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे और क्या बनाएंगे, इसका अध्यक्ष बनाएंगे। तो जो निर्वाचित करेंगे ना, वो कार्यकारिणी का भी अध्यक्ष कहलाएगा और साधारण सभा का भी अध्यक्ष कहलाएगा। लिखो, अध्यक्ष में अभिभावक लिखा है, इसके आगे कोष्टक में लिख लेना, इसके आगे कोष्टक में लिखना 11 अभिभावक सदस्यों द्वारा अपने में से कोई एक, 11 अभिभावक सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक अभिभावक को निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ग्यारह अभिभावक सदस्यों, क्या लिखा है आपने, 11 अभिभावक सदस्यों द्वारा लिखा है कि मैं लिखा है, द्वारा अपने में से किसी एक अभिभावक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है या निर्वाचित करते हैं, निर्वाचित किया जाता है। हो गया। अब इसके कार्य क्या होंगे, अध्यक्ष के कार्य क्या होंगे बताओ। मैं एसएमसी के कार्य नहीं पूछ रहा हूं आपसे, केवल चेयरमैन के अपने इंडिविजुअल कार्य क्या होंगे, है ना, व्यक्तिगत कार्यों में नंबर 1 तो हो जाएगा अध्यक्षता करना। अच्छा, दूसरा काम है ना बैठक बुलाना। बुलाना को हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान की भाषा में आहूत करना। बैठक बुलाना या आहूत करना। और नंबर 3 क्या हो जाएगा,
अपना एक मत देना। जैसे सल्लार में दिया ना, कास्टिंग वोट लास्ट में, मतलब यदि दोनों पक्षों के मत बराबर हो जाएं तो फिर अध्यक्ष एक मत देता है। फिर इसके बाद में, वेरी गुड, उपाध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अभिभावक। चलो, तो मूल शब्द, राजनीति विज्ञान नहीं हुई क्या अभी आपकी? हो गई क्या? तो मूल शब्दावली क्यों नहीं समझ पा रहे हैं यार? क्यों? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यार बच्चे कोई इस एजुकेशन से नहीं जुड़े थे अब तक ये लोग कोई और कहीं से आए हैं, कोई और काम में लगे हुए थे, आज ही आए हैं, ये पहली बार इस वातावरण में आए हैं। इससे पहले मुझे लगता है जैसे कोई वो साउथ अफ्रीका में वो युगांडा रवांडा ना, उन देशों से आए हैं ये लोग, पता ही नहीं इनको एजुकेशन का। अब ये मुझे देखो वापस कमेंट क्या करके पूछ रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इन्होंने कमेंट करके पूछा, मुझे इस बात की भी परेशानी नहीं है कि मैं इन्हें बताऊंगा नहीं या मुझे क्यों पूछा गया। दुख इस बात का है कि यार ये जब इतने योग्य नहीं हो पा रहे हैं तो ये बालक आगे कैसे पहुंच पाएंगे? जीवन पूरा पड़ा हुआ है इनका। ये मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये अध्यक्ष निर्वाचित होगा या मनोनीत? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं 10-15। इसका मतलब ये समझना जरूरी है इनको। आप बताइए, निर्वाचित होंगे या मनोनीत? लिखा है क्या हमने इसमें? नहीं लिखा है। मुझे एक बात बताओ, मनोनीत का मतलब होता है अपने मन से नियुक्त किया गया। मनोनीत अकेला आदमी कर सकता है। कौन कर सकता है? अकेला आदमी कर सकता है। हम कह रहे हैं 11 सदस्य अपने में से, 11 सदस्य अपने में से करेंगे, सबको कहेंगे कि तू तेरा मन में एक को नियुक्त कर दे तेरे मन से। क्या 11 को कहेंगे कि तू मन से एक को नियुक्त कर दे तो सब अपने एक दूसरे को नियुक्त कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्या एक सदस्य होगा? हमेशा निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। क्या होता है? निर्वाचन और मनोनयन में क्या अंतर होता है? मनोनयन का मतलब होता है अपने मन से नियुक्त किया गया व्यक्ति, और इलेक्टेड का मतलब होता है वो चुना जाता है। अब इलेक्टेड जो होता है ना, इसमें दिक्कत ये आती है कि हम लोग इन बात को समझ नहीं पाए, फिर नहीं समझ पाए। जरूरी नहीं होता है कि जो सर्वसम्मति से चुना जाए उसको निर्वाचित नहीं कहें हम। जैसे आपके यहां पर कोई एमएलए साहब खड़े हुए चुनाव में, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने आवेदन नहीं किया, तो मुझे बताइए जनता को वोट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? उनके सामने कोई विकल्प है क्या? यदि वो वोट देगी तो भी वही जीतेगा, और यदि वो वोट नहीं देगी तो भी वही जीतेगा। इसका मतलब वो क्या है? सर्वसम्मति से। बताओ ये निर्वाचित हुआ कि नहीं हुआ? यदि उसके सामने कोई खड़ा होता तो निर्वाचित होता कि नहीं होता? ये निर्वाचित माना जाएगा। यदि निर्वाचित हो गया तो ठीक है। यदि मान लो किसी ने 11 में से आपस में एक किसी ने भी प्रस्ताव रख दिया, किसी ने कहा मैं इसको अध्यक्ष बनाऊंगा, 11 में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसका मतलब तो है सर्वसम्मति। और किसी भी एक को आपत्ति हो गई, उसने कहा नहीं नहीं इसको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, तो फिर मुझे बताओ जो अध्यक्ष किसको बनाना चाहते हो, वो कहेगा मैं तो इसको अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। दो खड़े हो गए ना, अब वो लोग क्या करवाएंगे? हाथ खड़ा करवाएंगे। जिसके पास बहुमत होगा वो क्या बन जाएगा? इसका मतलब दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? बहुमत की होती है। कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? बहुमत की। बात समझे? निर्वाचन में पहली प्रक्रिया अपनाई जाती है सर्वसम्मति, दूसरी अपनाई जाती है बहुमत। ध्यान रह जाएगा। अब मत करना ऐसा है ना, पढ़ना पहले पूरा। इतने डाउट क्यों आ रहे हैं मुझे? मेरे संपूर्ण जीवन में इस स्तर तक आज तक एक भी डाउट नहीं आया जो टीचर ने पढ़ाया, क्योंकि लगभग टीचर ये कोशिश करता है कि कोई डाउट रहे ही नहीं। और आपको पता नहीं इतने डाउट क्यों आते हैं, इतने डाउट क्यों आते हैं, इतने इतने क्यों डाउट आते हैं? क्यों डाउटी आदमी होता है, क्यों संदेह करता है आदमी? पढ़ते तो नहीं है और सुनते ही नहीं है, खुद समझते ही नहीं है।
खुद ऐसा नहीं है, धैर्य नहीं है अपने पास में यार, थोड़ा बहुत खुद ही समझ लें यार, कोशिश करें देखें ऐसा क्या हो सकता है। आराम से सो रहे हैं, बोले बस खाना खिला दो और पेपर पास करवा दो, कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो पेपर पास हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लिखो लिखो, तुम लिखो। स्तरीय सवाल नहीं करने, स्तरीय सवाल करने होते हैं, लेवल के सवाल करने होते हैं जिसमें सवाल का मजा आए। आ गई क्या? मेरे लिए आया क्या? उधर से आई है इतनी? हाँ तो पूरा लेटर लेके आया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल बताया उत्कर्ष नोट्स में। कंट्रोल है और 5 नंबर पर, 4 नंबर पर। इनका क्रम जरूरी नहीं है। ये जो स्टूडेंट पूछ रहा है ना, इनका क्रम जरूरी नहीं है भाई। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे हैं वो जरूरी नहीं है, शब्द कौन से हैं वही जरूरी है ना। 5+3+4 शिक्षा प्रणाली क्या है? एनईपी में जेंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त किया गया। एमफिल क्या है? कोरम गणपूर्ति क्या है? किसने दिया है? हाथ नहीं, आपने दिया। कब एडमिशन लिया आपने? एडमिशन कब लिया? यहां प्रारंभ से चल रहे हो, आजकल में ही आए हो? प्रारंभ से। देखिए निश्चित ध्यान रखिए, ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं। नई शिक्षा नीति हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नई शिक्षा नीति चर्चा करेंगे तो 3 सवाल की चर्चा तो वहां कर लेंगे। रहा चौथा सवाल, कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? ये मैं आज तो बता रहा हूं क्योंकि आपने ईमानदारी से हाथ खड़ा किया है, इससे बड़ी चीज है नहीं। यदि हाथ खड़ा नहीं करते तो मैं नहीं बताता इसको। आज तो बता रहा हूं, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना, यदि ऐसा सवाल आएगा तो मैं जवाब ये दूंगा कि कल का वीडियो वापस देखना। आज तो मैं बता रहा हूं कोरम क्या होता है। किसी भी कोई भी बैठक चल रही होती है ना, कोई भी बैठक होती है, उस बैठक में मान लीजिए 20 सदस्य हैं, तो ऐसी नियमावली पहले से तय की जाती है कि उसमें कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होंगे तो बैठक चलेगी या बैठक मान्य होगी। उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। शायद आपको याद हो तो विधानसभा में कोरम कितना होता है? 1/10। संसद में कितना होता है? 1/10। इसका मतलब है कि जितने विधानसभा में 200 विधायक सटकर गए हैं ना, यदि उनमें से 20 विधायक वहां पहुंच जाएंगे तो बैठक मानी जाएगी, प्रस्ताव वो पारित किया जा सकता है। समझ गए? तो कोरम अपना इधर साधारण सभा में कितना हो जाएगा? 25%, और उधर कितना हो जाएगा? 1/3, मतलब 33%। अब आ जाओ वापस। छोरो, कितने कितने क्या करोगे तुम? उपाध्यक्ष, अभिभावक हो गया। कैसे चुना जाएगा? जिस प्रकार से अध्यक्ष चुना गया है सेम वही प्रक्रिया होगी इसकी ना। इसलिए यहां कोष्टक में सेम क्या लिखना है जो ऊपर लिखा था? लिखना नहीं है, हर बार में क्या लिखते रहोगे? अभिभावक वैसे ही चुना जाएगा। क्योंकि एक शर्त मैं बता देता हूं, किसी भी हाल में ये एसएमसी में किसी भी कंडीशन में इसका अध्यक्ष अभिभावक ही होना चाहिए। समझ रहे? एचएम है पदेन सदस्य, वार्ड पंच है विधायक द्वारा आया है, या फिर कोई निर्वाचित अध्यापक है, वो कभी भी एसएमसी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। केवल कौन होना चाहिए? अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई उनमें से जो वरिष्ठ अध्यक्ष होगा उसको अध्यक्षता सौंप देंगे। उनमें कोई भी एक होगा ना तो उस अध्यक्ष को, उस अभिभावक को हम लोग अध्यक्षता सौंप देंगे। लेकिन कभी भी किसी भी हालात में हम लोग अध्यक्ष, अभिभावक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। अभिभावक में लिखो कार्य, इसके सॉरी अभिभावक में क्या, इसके उपाध्यक्ष के कार्य, कार्य लिखो। ये ऐसे बंद करो कोई हो। इसमें साथ में ये भी बताया करो कौन सी करवानी है, ऐसी खूब चल रही है। लिखो कार्य में लिखो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
अध्यक्षता करवाना, अध्यक्षता करना, अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना। नहीं, जो उसके द्वारा आता है ना, विधायक द्वारा मनोनीत होके, वो नहीं बन सकता है अध्यक्ष। 11 में से होगा एक, वो 12वां अभिभावक होता है। नेक्स्ट लिखो सचिव। सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान। आपको पता हो तो संस्था प्रधान इसका पदेन सदस्य था ना। पदेन सदस्य अपने आप ही वो संस्था प्रधान इसका क्या कहलाएगा? सचिव माना जाएगा ना। और उसको कहेंगे पदेन सदस्य सचिव। उसका नाम क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य सचिव। एसएमसी में संस्था प्रधान को क्या कहा जाता है? पदेन सदस्य सचिव। इसका मतलब वो पदेन है, सदस्य है, और अपने आप में क्या है? सचिव भी है इस एसएमसी का। तो सचिव में लिख लो संस्था प्रधान। संस्था प्रधान। और इसको क्या कहेंगे? पदेन सदस्य सचिव। पदेन सदस्य सचिव। इसके कार्य क्या होते हैं? वेरी गुड। नंबर 1 तो लिखो बैठक की सूचना देना। बैठक की सूचना देना किसको? जो सदस्य हैं उनको सूचना। बैठक बुलाएगा, बैठक होगी कब ये तो तय कौन करेगा? अध्यक्ष तय करेगा। फिर उस दिन बैठक के लिए 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जो भी है वो सूचना कौन देगा? सचिव देगा। फिर उन बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसका प्रस्तावों को तैयार करने वाला कौन है? ये बैठक में जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उनको बोलते हैं एजेंडा, कार्य बिंदु। मतलब हम लोग किन पर चर्चा करेंगे, किन कार्य, क्या कार्य करेंगे। तो दूसरा लिख लो बैठक का एजेंडा तैयार करना। बैठक का एजेंडा तैयार करना। एजेंडा तैयार करना। और फिर लिख लो एसएमसी का लेखा जोखा रखना। मतलब एसएमसी का पूरा खाते रखना। एसएमसी का लेखा जोखा रखना। सारी डिटेल इसी के पास होती है। एसएमसी का लेखा जोखा रखना। ध्यान रखिएगा। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। उपाध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक। सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। फिर इसके बाद आगे चलो, आगे क्या पढ़ेंगे? 7 नंबर लिख लो एसएमसी में निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया कैसे होगी? कैसे अपनाएंगे निर्णय प्रक्रिया? किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय किया जाना है, डिसीजन किया जाना है कि इस प्रस्ताव को पास करना है या नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा हमारे पास? सर्वसम्मति। क्या होगा? सर्वसम्मति। यदि सर्वसम्मति से नहीं हो पाया हो तो फिर हाथ खड़े करवाएंगे। और क्या होगा? बहुमत। यदि मत बराबर हो गए हैं तो फिर अध्यक्ष क्या देगा? निर्णायक मत। बताओ, ऐसे ही अपनाएंगे ना हम लोग कि भाई स्कूल में एक कमरा बनाया जाना है। यदि सब सदस्य सहमत हो गए तो सर्वसम्मति। यदि कुछ सदस्य सहमत नहीं है कि कमरा नहीं बनाएंगे, स्कूल में पानी की टंकी बनाएंगे, ये खर्चा इधर करेंगे, तो उस पर होगा चुनाव। चुनाव के लिए ईवीएम नहीं बुलाई जाएगी। इसके विधान में लिखा हुआ है हाथ खड़ा करवा के चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, हाथ खड़ा करवा लेंगे। यदि मत बराबर हो गए तो फिर अध्यक्ष जिस तरफ वोट देगा वो जीत जाएगा। इसका मतलब निर्णायक मत 3 नंबर पे।
इसके बाद एसएमसी का खाता, बैंक खाता, ये मान लीजिए ना। अकाउंट कहां होगा, जो पैसे आएंगे ना वो पैसे कहां रहेंगे, या तो सरकारी या सहकारी, किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है। लिख लो सरकारी या सहकारी। यदि एसएमसी की कार्यकारिणी में, सुनना सवाल और जवाब देना, यदि एसएमसी की कार्यकारिणी में कोई सदस्य का बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और यदि उसके अभिभावक के 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और वह बच्चा 9वीं में होने पर उसके अभिभावक की कार्यकारिणी की सदस्यता से हटाया जाएगा या नहीं, हटाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा एडमिशन लिया आज और अभिभावक सदस्य बन गया, दूसरे दिन बच्चा टीसी कटवा के ले गया तो वो सदस्य एक ही दिन रहेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगी, है ना सदस्यता। अच्छा ये पूछ रहा है कि और वह बच्चा 9वीं में उसके अभिभावक को कार्यकारिणी से हटाया जाएगा, बिल्कुल वो समाप्त हो जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा। एसएमसी का बैंक खाता सरकारी या सहकारी बैंक में। ठीक है, पैसा हमेशा चेक, जो पैसा का लेन देन होगा ना वो कैसे होगा, चेक से होगा। लेकिन आजकल ये बदल गया है सिस्टम, अब चेक से नहीं हो रहा है, चेक के साथ में कैश नहीं होता था। पहले हमेशा किसी भी वेंडर कोई भी स्कूल में काम करके जाता था उसको चेक दिया जाता था, अब उसकी जगह एसएनए अकाउंट आ गया है, मतलब अब डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग फोन पे और गूगल पे से करते हैं ना, फोन पे और गूगल पे से करते हैं, उसी तरीके से सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब चेक देने की भी जरूरत नहीं है। अब संस्था प्रधान एसएमसी के खाते से क्या कर देगा, सीधे डायरेक्ट। सहकारी क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है, जिसमें सरकार और जनता दोनों के सहयोग से चलती है। कैसे समझाएं रे इनको, कभी सहकारी बैंक नहीं देखा था क्या आपने, बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, जो केवल सरकार नहीं चला रही होती है, उन्हें सरकार और जनता के सहयोग से वो चल रही होती है। अगला लिखो, एसएमसी के कार्य, एसएमसी के कार्य क्या कार्य होते हैं, वेरी गुड। नंबर 1 लिखो, लिखो नंबर 1, विद्यालय के परिचालन कोष का, परिचालन मतलब पैसों का लेन देन, विद्यालय के परिचालन कोष का संचालन करना। परिचालन कोष का संचालन करना। नंबर 2 लिखो, विद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाना, विद्यालय को संसाधन उपलब्ध करवाना। नंबर 3 लिखो, विद्यालय में चल रही योजनाओं का संचालन करना, चल रही योजनाओं का संचालन करना, जैसे एमडीएम, मिड डे मील। विद्यालय में चल रही योजनाओं का संचालन करना, जैसे एमडीएम, एमडीएच नहीं है, एमडीएम, मिड डे मील। फिर लिखो, विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करना, इसमें सभी आ जाएंगे। विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन करना,
समस्त गतिविधियों का संचालन करना। हो गया। एक और लिख लो, भामाशाहों को प्रोत्साहित करना। भामाशाहों को प्रोत्साहित करना। भामाशाहों को प्रोत्साहित करना। सरकार कह रही है कि अब गांव वालों को गोली भी गांव वाले ही देंगे कि स्कूल में पैसे देने हैं, उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाएगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाना है आपको। आपको माहौल कहाँ बनाओगे आप? स्कूल में जब एसएमसी के सदस्य आए हुए होंगे उनके सामने ये भयंकर वाला माहौल बनाना है कि स्कूल में ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये हो जाएगी तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, स्कूल चमन हो जाएगा। बस फिर वो जाके अपने आप माहौल बनाएंगे इस गांव में, फिर कोई ना कोई भामाशाह आ जाएगा। हो गया? बस एसएमसी कंप्लीट है अपना। क्या कब शुरुआत हुई? स्थापना आरटी 2009 से शुरू हुई वैसे तो स्थापना, लेकिन राजस्थान में इसके आदेश कब आए? राजस्थान में इसके आदेश आए थे 11 मई 2010। राजस्थान में इसका गठन किया गया। ये लिख लो, राजस्थान में सर्वप्रथम एसएमसी का गठन, राजस्थान में सर्वप्रथम एसएमसी का गठन 11 मई है, 10 मई है? 10 मई है ना यार, 2011 है। हाँ, मैंने उल्टा कर दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम एसएमसी का गठन 10 मई 2011। जो भी दान देता है ना वो भामाशाह कहलाता है। जो भी दान देता है वो क्या कहलाता है? भामाशाह कहलाता है। कई बार अपने आम भाषा में नहीं बोलते हैं क्या? जब कोई किसी को पैसा दे रहा होता है तो बोले बहुत भामाशाह बन रहा है तू, या फिर कहते हैं हमारे बीच में ये भामाशाह आ रहे हैं और इन्होंने विद्यालय को ये दिया है। भामाशाहों का मान सम्मान होता है। ठीक है। 10 मई 2011 को इसका गठन राजस्थान में हो गया था। अब आप लिखिए दूसरी समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति मतलब लिख लो, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, एसडीएमसी। एसडीएमसी क्या होती है? एसडीएमसी 9 से 12 ना। देखिए जितने भी 1 से 8 तक के स्कूल चलते हैं ना उनमें एसएमसी काम करती है। जैसे काम एसएमसी 1 से 8 के लिए करती है ना, सेम उसी तरह से काम 9 से 12 की स्कूल के लिए कौन करती है? एसडीएमसी करती है। आप कौन सी विद्यालय के टीचर बनने वाले हैं? प्राइमरी या अपर प्राइमरी? तो वहां पर क्या होगी? एसएमसी। इसलिए आपका एसडीएमसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। एसडीएमसी से आपको कोई लेना देना कब रहेगा? जब आपका या तो प्रमोशन हो जाएगा या फिर आप आगे ग्रेड के टीचर बन जाएंगे। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हल्का सा आगे ना, ये क्या होती है। यदि मैं दोनों में अंतर बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था। इन दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले देखिएगा आप लोग, कौन सी कमेटी है, लिखना नहीं है ना। हम लोग 9 से 12 वाली कमेटी को भी हम लोग एसएमसी कह सकते थे, लेकिन हमने इसको एसडीएमसी इसलिए कहा है क्योंकि 9 से 12 तक के बालकों से हम लोग सरकारी स्कूल में फीस लेते हैं, और उस फीस में एक विशेष प्रकार की फीस लेते हैं जिसका नाम होता है विकास शुल्क। आपको एक रसीद देते हैं अलग से विकास शुल्क की। वो विकास शुल्क की रसीद का मतलब ये होता है कि वो विकास, बाकी फीस तो गवर्नमेंट के पास जमा होती है, लेकिन वो जो विकास शुल्क ली जाती है ना, वो स्कूल में ही रहती है और विद्यालय के विकास पर खर्च की जाती है। इसलिए इस कमेटी का एक अतिरिक्त काम और हो जाता है कि वो जो विकास फीस आई है ना, उस फीस को भी स्कूल में खर्च करे। इसलिए इस कमेटी का नाम होता है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। और एसएमसी में हम किसी भी प्रकार की बच्चों से फीस नहीं लेते, हमारे पास कोई डेवलपमेंट फी नहीं आती है। इसका मतलब है हम लोग वहां पर विकास फीस खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम एसएमसी और इसका नाम क्या हो गया, एसडीएमसी। अच्छा, मैं यहां पर केवल वो बातें लिख दूंगा जो एसएमसी और एसडीएमसी में भिन्नता है, डिफरेंट है। इसके अलावा जो नहीं लिखूंगा, इसका मतलब बाकी बातें सभी क्या रहेगी, समान रहेगी। इसलिए समान जो एसएमसी में लागू थी ना, वही बातें किस में लागू हो जाएगी, एसडीएमसी में लागू हो जाएगी। कोई डाउट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। देखो एसएमसी कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए होती है, वेरी गुड, क्लास 1 से लेकर 8 तक। इसका मतलब इस कक्षा में डिफेंस है ना, डिफरेंस है, कक्षा वेरी गुड 9 से 12 तक। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर बताओ, देखिए मुझे और बताओ भाई। सदस्य, ये सदस्य मैं कार्यकारिणी की चर्चा कर रहा हूं। साधारण सभा में सदस्यों में कोई अंतर नहीं आएगा। साधारण सभा में 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक, 9 से 12 तक के सभी टीचर, पंचायती राज के पदाधिकारी और कोई कार्यकारिणी का शेष सदस्य होगा, वो भी साधारण सभा का अध्यक्ष होगा। इधर कार्यकारिणी में सदस्य कितने होते हैं, 16। इधर कितने होंगे, इधर सदस्य होंगे 23। फिर बताइए मुझे, हम लोग गणपूर्ति की बात कर रहे थे ना, मतलब कोरम की, किसमें, कार्यकारिणी में। कितना था इसका कार्यकारिणी का कोरम, 1/3। यहां पर गणपूर्ति कितनी थी, कितनी हो जाएगी, 1/2 सदस्य। समझ गए ना, मतलब 50%। देखिए साधारण सभा में दोनों में गणपूर्ति होती है 25%, एसएमसी की कार्यकारिणी में गणपूर्ति होती है 33%, सॉरी साधारण सभा में होती है 25% दोनों में, एसएमसी की कार्यकारिणी में होती है 33% और एसडीएमसी की कार्यकारिणी में होती है 50%। कुछ लोग तो बैठे बैठे सोच ही रहे हैं कि पता नहीं कब सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कब पाप कटेगा, इसको छोड़ देंगे। ऐसा भी लग रहा है कईयों को, इस सब्जेक्ट को तो छोड़ देंगे, है ना। पता नहीं, आपके चेहरे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये खेलने कूदने वाले बालक थे और इनको जबरदस्ती लाके यहां पर बिठा दिया गया। अब ये उदास है और ऐसा सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये पढ़ाई नहीं होती ना इस दुनिया में तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जिसने भी ये पढ़ाई बनाई, पढ़ाई चलाई, उसको पकड़ो, पीटो। ये ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कि सर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा। पहले ये पढ़ लें हम लोग। आज हमारी क्लास है ना शाम वाली, दो से 4 है ना वापस, हैं मैनेजमेंट की है। टेस्ट कब है,
जो भी होगा हम कर लेंगे, है ना। फिर इधर आ जाओ, अब वापस पढ़ो। गणपूर्ति 1/3 और गणपूर्ति इधर कितनी हो गई? और कोई अंतर है क्या? यस। बैठक की सूचना, बैठक की बताओ कितने दिन पहले देते हैं यहां? वेरी गुड, 4 दिन या अति आवश्यक होने पर 2 दिन। यहां पर बैठक की सूचना, बैठक की सूचना, देखो ये 2 सप्ताह है ना, और इमरजेंसी होने पर 7 दिन। इसका मतलब है 2 सप्ताह या इमरजेंसी होने पर 1 सप्ताह। फिर इसके बाद एसएमसी का अध्यक्ष और एक एसएमसी का सचिव। कोई बता सकता है एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो बताओ मुझे, कैसे चुना जाएगा? निर्वाचित होगा कि मनोनीत होगा? सचिव कौन होगा? संस्था प्रधान। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये बातें अधिकांश कागजों में चलती है। अधिकांश कहां चलती है? कागजों में चलती है ना। विद्यालय के जितने भी वास्तविक रूप से काम करने होते हैं ना, वो संस्था प्रधान को ही पता होता है कि विद्यालय में क्या करना है हमें। इसलिए वो उस रजिस्टर में पहले से ही वो प्रस्ताव लिख के रखता है कि हम लोग एक कमरा बनाएंगे, एक हम लोग यहां पैसा खर्च करेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे, एक हम लोग ये स्टेशनरी खरीदेंगे। वो पहले से ही सब कुछ लिख के रखता है। जो सदस्य आते हैं ना, उनको फोन करते हैं ना कि भाई आज मीटिंग है। मीटिंग होती जरूर है, ऐसा बात नहीं मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग होती है, लेकिन उसमें सभी सदस्य नहीं आ पाते हैं। बताते हैं हर अमावस्या को उनको सूचना देते हैं कि हम लोग इतनी तारीख को मीटिंग करेंगे, इतने बजे, तो वो सदस्य आते हैं। उनके एक दिमाग में आ गया उन सदस्यों के कि हमें स्कूल में जाना है, चाय पीना है और हस्ताक्षर करने हैं। उनके हमेशा ही दिमाग में रहता है कि हमें हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो अपने घर कह के आते हैं कि मैं थोड़ा स्कूल में साइन करके आ रहा हूं। और वो स्कूल में एक टाइम पर नहीं आते हैं, अलग अलग टाइम पर, कई दूसरे दिन आता है, कई तीसरे दिन आता है, और आकर कहते हैं कि लो सर कहाँ साइन करने हैं। फिर वो साइन करके चला जाता है। लेकिन साइन तो होता है ना, हस्ताक्षर तो होता है ना, इसका मतलब वो उसकी सर्वसम्मति मानी जाएगी। वास्तव में गांव वालों को नहीं पता होता है इस बात का कि विकास कैसे करना है। उनको बताता है एचएम, तब पता लगता है। बड़ा पैसा खर्च करते हैं ना, तो फिर उनको बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या खर्च किया है। छोटे पैसे में, छोटे 100, 200, 1000, 5000 रुपये खर्च करते हैं ना, उसमें वो लोग नहीं बताते हैं कि क्या, हर छोटी छोटी बातों का नहीं बताया जाता है। फिर भी कई बार मीटिंग बैठते हैं तो उसमें चर्चा जरूर कर ली जाती है कि देखो हमने स्कूल में अपने 3 प्रिंटर खरीद चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, अब थोड़ी सी इसकी विचार है, लेकिन इसमें अपने पास पैसे नहीं है, तो हम लोग भामाशाहों को प्रेरित करें, और भामाशाहों को प्रेरित करके हम लोग खरीदें। सर स्कूल में 1 से 12 है तो एसएमसी और एसडीएमसी दोनों होगी क्या? बिल्कुल दोनों होगी। किसने दिया ये मुझे? मतलब मैं खुद चाहता हूं ये कि ऐसा हो जाए कि बंद कर दो इसको। अभिभावक और क्या हो गया? संस्था प्रधान हो जाएगा। अच्छा यहां पर आइए फिर, एक होता है अध्यक्ष और एक कौन होता है? इसका भी एक अध्यक्ष होगा ना, इसका भी एक सचिव होगा ना। बताइए अध्यक्ष कौन होगा? वेरी गुड, अध्यक्ष यहां कौन होगा? संस्था प्रधान। और सचिव कौन होगा? वरिष्ठतम व्याख्याता। वरिष्ठतम व्याख्याता का मतलब एज के अनुसार नहीं, नौकरी ज्वाइन किए उसके अनुसार। इस विभाग में नौकरी सबसे पहले ज्वाइन किसने की है? यदि 3 लेक्चरर है, 3 में से जिसने नौकरी पहले ज्वाइन की है वो क्या माना जाएगा? सीनियर माना जाएगा ना। सीनियर सिटीजन नहीं रे भाई, सीनियर माना जाएगा यार। जरूरी थोड़ी लेक्चरर बनते ही सीनियर सिटीजन हो गया यार। जो सीनियर कौन माना जाएगा? जो सबसे वरिष्ठतम है।
यदि सबसे वरिष्ठतम उस स्कूल में नहीं है तो फिर किसी सेकंड ग्रेड को, और सेकंड ग्रेड नहीं है तो ग्रेड थर्ड को। इसका मतलब आपके भी पास चांस होता है कि एसडीएमसी क्या बन जाए आप लोग, सचिव बन जाए ना। ये जो अंतर है ना जो मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है एसएमसी और एसडीएमसी। सेम वही बातें किस पर लागू हो जाएगी, एसडीएमसी पर। मुझे बताओ ये एसडीएमसी की ये 5 बात आप एक्स्ट्रा याद कर लेंगे तो पूरी एसडीएमसी क्लियर हो जाएगी ना। ऐसे कैसे छाप लो। फर्क मेन ये है कि उधर अध्यक्ष होगा वो अभिभावक होगा, और इधर कौन होगा, संस्था प्रधान। इधर सचिव होगा, उधर तो संस्था प्रधान होगा, और इधर कोई वरिष्ठतम व्याख्याता हो जाएगा। हो गया क्या? चले आगे। 23 सदस्य लिखने थोड़ी है अपने। पिछली बार तो आया नहीं है कोई सवाल, एसडीएमसी से ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं, है ना। 1 से 8 तक है तो सिलेबस में भी नहीं है। जैसे उसमें 16 सदस्य होते हैं ना, इसमें 23 सदस्य अलग अलग होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो 23 सदस्यों के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, है। हाँ, संख्या ही पूछते हैं, बाकी ये नहीं पूछते हैं कि कौन कौन होते हैं। जैसे उधर 11 + 2 + 1 + 2 होते हैं ना, वैसे ही यहाँ बहुत अलग अलग होते हैं। यहाँ एक एक सदस्य होते हैं, कहीं 1 उठाते हैं, कहीं से 2 उठाते हैं, कहीं से 3 उठाते हैं। तो इस तरह से लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं होगा उतना और समस्या रहेगी। नहीं यार, 2 मिनट में आप नोट कर लो, कल को फिर कमेंट करके फिर दोगे मेरे पास, संस्थान मुझे कहेगा कि आपने क्या छोड़ दिया है। लिख लिया यहां तक? देखो ये जो 23 सदस्य है ना, बस अंतर इतना है कि ये 23 अलग है, इधर 16 सदस्य अलग थे। अब अपने को ये जानना है कि जैसे उधर जाने थे ना 16 सदस्य, वैसे इधर 23 सदस्य कौन कौन होंगे। तो हम लोग लिखेंगे एसडीएमसी की कार्यकारिणी, एसडीएमसी की कार्यकारिणी। बताओ देखें। वेरी गुड। एक तो कौन होगा,
संस्था प्रधान लिख लेना है ना साथ का साथ। संस्था प्रधान इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। संस्था प्रधान है ना, एक तो ये हो गया। फिर कौन होगा? सचिव। बताओ देखिए सचिव कौन होता है? कोई व्याख्याता होता है ना एक, वरिष्ठतम। ये हो गया एक। फिर इसके बाद अभिभावक, पहले तो लिख लेंगे महिला अभिभावक प्रतिनिधि। महिला अभिभावक प्रतिनिधि मतलब जितने भी अभिभावक होते हैं ना उनमें से महिलाएं होगी कितनी? 2। SC ST अभिभावक प्रतिनिधि 2। इसके अलावा कोई भी 2 अन्य अभिभावक प्रतिनिधि 2 हो जाएंगे। अन्य अभिभावक 6 अभिभावक आ गए ना। देखो इसमें यह जरूरी नहीं है कि अभिभावक इतने % हो, इसमें इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। फिर इसके बाद में विद्यार्थी प्रतिनिधि। विद्यार्थी अभिभावक नहीं है, विद्यार्थी विद्यार्थी है। कितने होंगे? इसका मतलब सभी 9 से 12 के बालकों में से 2 विद्यार्थियों का नाम लिखा जाएगा। और विधायक साहब को भी कहेंगे कि 2 आप भी नाम दो। और क्या होगा? कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो गणित, एक विज्ञान और एक सामाजिक के एक एक शिक्षक। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3। आपके स्कूल का कोई भी गणित पढ़ाने वाला, सामाजिक पढ़ाने वाला और विज्ञान पढ़ाने वाले एक एक शिक्षक का नाम लिखेंगे उसमें। ये उसकी कार्यकारिणी में होते हैं। हो गया यहां तक? बताओ। संस्था प्रधान अध्यक्ष होता है, एक हो गया। सचिव एक हो गया। फिर महिला, जितने भी अभिभावक हैं उनमें से महिला प्रतिनिधि 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे SC ST समुदाय के प्रतिनिधि अभिभावकों के। 2 हो जाएंगे अन्य कोई भी 2 अभिभावक ले लेंगे। इसमें यह आवश्यक नहीं कौन हो, लेकिन अभिभावक होने चाहिए। विद्यार्थी में से 2 ले लेंगे। 2 कौन कर देंगे? विधायक साहब। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्या हो जाएंगे? एक एक शिक्षक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में इधर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि कितने होंगे? स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय निकाय के सदस्य, यहां पर प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं। 2 होंगे। स्थानीय निकाय के सदस्य मतलब सीधा सीधा हो गए, एक तो सरपंच साहब और एक जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उनके वार्ड पंच साहब। 2 को भेज देंगे आप लोग। फिर एक कौन होता है? लेखा कार्मिक। लेखा कार्मिक का मतलब है लेखे जो के रखने वाला, वो प्रस्ताव लिखने वाला। सामान्यतः या तो आपके पास कोई अकाउंटेंट है तो वो हो जाएगा, नहीं तो स्कूल में बैठे रहते हैं LDC बाबूजी। तो ये लेखा कार्मिक, ये स्थानीय विद्यालय का सदस्य होना चाहिए ना, कर्मचारी होना चाहिए। तो एक ये हो जाएगा। फिर अच्छा DO साहब है ना, DO साहब द्वारा मनोनीत। DO साहब द्वारा क्या होगा? मनोनीत, एक सदस्य। फिर उसके बाद में कोई भी गांव में कोई महिला संगठन बना हुआ है, मतलब जैसे कोई NGO बना हुआ है गांव में महिलाओं का, तो उस NGO की कोई एक सदस्य आ जाएगी। यदि NGO नहीं है तो सामान्यतः जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से एक आ जाएगी।
आंगनबाड़ी महिला संगठन या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सदस्य। फिर आपके उस गांव में आप लोग देखोगे कि कौन सा मोहल्ला पढ़ाई के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में। उस मोहल्ले का कोई एक प्रतिनिधि आ जाएगा, उसकी जाति वर्ग कुछ तय नहीं है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय का सदस्य, हाँ, या प्रतिनिधि, ये एक हो गया। फिर कला, क्राफ्ट, या फिर कौन होता है मानविकी, या फिर खेल से जुड़ा सदस्य। कितने होंगे? एक। इसके अलावा आपके गांव में कोई एक शिक्षाविद हो, शिक्षाविद, या फिर गांव में कोई गांव की शिक्षा समिति बनी हो, ग्राम शिक्षा समिति, तो उसका एक सदस्य आ जाएगा। कितने हो गए? हो गए क्या? 23 हो गए तो हो गए। कौन बाकी रहा? कोई नहीं रहा। ये 23 सदस्य आपको नियुक्त करने हैं। इनको है ना ज्यादा रटने की अलग अलग आवश्यकता नहीं, आपसे लिखवाएंगे नहीं कि 23 सदस्य कौन कौन से हैं। इनको 2-4 बार रिवीजन कर लेना ताकि आपके ध्यान में रहे। कई बार यदि अगला अपने एग्जामिनर अपनी औकात पर उतरा और वो ये कहते कि निम्न में से कौन सा सदस्य कार्यकारिणी एसडीएमसी में नहीं होता है, तब आपको पहचानना होगा कि कौन सा नहीं होता है ना, तो उस समय आप लोग इसको हल कर पाएंगे। आपने एसडीएमसी कार्यकारिणी में लिख लिए सारे, तो ये हो जाएंगे एसडीएमसी की कार्यकारिणी में। अब एसडीएमसी के कार्य क्या होंगे? जो 1 से 8 तक एसएमसी कर रही थी, वही 9 से 12 तक किसके हो जाएंगे? कोई चेंजेस नहीं है ना, इसलिए कुछ भी नहीं लिखना है इन मामलों में। ये जो एसडीएमसी होती है ना, इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसने अपनी 2 उप समितियां बनाई हुई होती है। इसने अपनी 2 उप समितियां क्यों बनाई हुई होती है? क्योंकि आप सोच के देखो, इसमें 23 सदस्य हैं, तो किसी भी काम के लिए 23 सदस्य भी तो एक साथ आएंगे तो थोड़ा सा भद्दा सा महसूस होगा ना। स्कूल में 23 सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपने में से ही कुछ सदस्यों की 5, 6 या 7 सदस्यों की या 4 सदस्यों की अलग अलग कमेटी बना के उनको विशिष्ट कार्य सौंप देते हैं कि शिक्षा का काम ये करेंगे, निर्माण का काम ये समिति करेगी, उसकी भी उप समितियां बनी होती है। तो आप नीचे अलग से लाइन में लिख लो, एसडीएमसी की 2 उप समितियां भी होती है। एसडीएमसी की 2 उप समितियां भी होती है। कौन सी होती है? वेरी गुड, विद्यालय भवन समिति और एक हो जाएगी विद्यालय शैक्षिक समिति। विद्यालय भवन समिति को इंग्लिश में कहेंगे स्कूल बिल्डिंग कमेटी, स्कूल बिल्डिंग कमेटी, और इसको बोलेंगे हम लोग स्कूल एकेडमिक कमेटी। एक होगी एसबीसी, एक होगी एसएसी। बस कंप्लीट हो गया काम। काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एसएमसी और एसटीएमसी का। विद्यालय भवन समिति और विद्यालय शैक्षिक समिति कंप्लीट हुई है अपनी। हमने एक टॉपिक शुरू किया था, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियां।
वो पूरा हुआ है। अब नया टॉपिक लगाइए, शिक्षण अधिगम नवाचार। शिक्षण अधिगम नवाचार। शिक्षण अधिगम नवाचार, टीचिंग लर्निंग इनोवेशन। क्या होते हैं शिक्षण अधिगम नवाचार? अच्छा, नवाचार शब्द क्या होता है? नवाचार इनोवेशन, और इनोवेशन यानी नवाचार। चले आगे। कितना गजब जवाब होता है ना आपके पास। क्या नवाचार कर रहे हो क्या? यदि नवाचार कर लिया हो तो फिर इधर आ जाइए आप लोग। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, देखिए देखिए एक बार, है ना। नव प्लस आचार, मतलब हाल ही में घर में नींबू का डाला गया आचार क्या कहलाएगा? नवाचार। वही होता है। अच्छा, आचार शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। और जो हम नींबू का डालते हैं उसे बोलते हैं अचार। अचार, आचार नहीं होता है वो सर, वो तो हम फैशन में बोलते हैं उसको आचार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। कैसा व्यवहार? नया व्यवहार। मौलिक, मौलिक का मतलब समझते हैं ना आप लोग? नव प्लस आचार, नवाचार, है ना। किसके लिए नवाचार? क्यों शिक्षा के? लिख रखा है ना हमने, शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, मतलब पढ़ाने और सिखाने, पढ़ाने और बालकों को सिखाने, सीखने के लिए। मतलब यह हो गया, यदि हम लोग बालकों को जिस तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और बालक जिस तरीके से सिखाते आ रहे हैं, तरीकों की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोच की बात कर रहा हूं, टीचिंग मेथड की बात कर रहा हूं, जिस मेथड से मैं बालकों को पढ़ा रहा हूं और जिस मेथड से बालक सीख रहे हैं, यदि उससे हटकर मैंने कोई नया मेथड्स काम में ले लिया तो बताइए वो शिक्षण अधिगम नवाचार कहलाएगा ना। क्या हमने कोई ऐसा तरीका अपनाया क्या, कोई ऐसी युक्ति अपनाई क्या जो परंपरा से हटकर हो, नया हो, नए तरीके से सिखाएं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नवाचार बोलते हैं। अब अपने टॉपिक में, सिलेबस में यह नहीं दे रखा है कि वो नवाचार कब तक के हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे 1950 में कोई स्कूल की स्थापना हुई और 1951 में उसमें नवाचार हो गया, तो वो भी तो नवाचार कहलाएगा ना। क्या नवाचार में हम ये तारीख फिक्स कर पाएंगे क्या कि कब तक के नवाचार होंगे, वो अपने सिलेबस में पूछे जाएंगे और कब तक के नहीं पूछे जाएंगे? इसका मतलब है नवाचार जब से ये शिक्षा विभाग बना है तब से लेकर आज तक क्या पढ़ाई में इनोवेशन हुए, वो सारे इनोवेशन हमें पूछे जाएंगे। इसलिए पिछली बार भी हमने जिन चीजों को पढ़ा वो बिल्कुल सटीक बैठ गया मामला। हमने अपने अनुभव से पढ़ा कि भाई हम इन नवाचारों को पढ़ लेंगे जो हाल ही में हुए हैं या फिर पहले हुए हैं, तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में नवाचार हुए हैं ना, देखिए 1900, मुझे ऐसा लगता नहीं है 2000 तक या 2000 के आसपास तक तो कोई ऐसे नवाचार हुए थे। एक ही तरीके से हम लोग एक ही ड्रेस से पढ़ रहे थे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए। अब जो नवाचार हो रहे हैं ना, वो नवाचार परिवर्तित है और वास्तव में वो नवाचार मैं कह रहा हूं कि बालकों को बदलने वाले भी है। तरीकों को भी बदला है उन्होंने, बालकों के शिक्षा के स्तर को भी बदल दिया उन्होंने, उन नवाचारों को ने बदल दिया। अब वर्तमान में बालक कैसे ही नहीं सीख रहा है, ऐसे तरीके आ गए हैं कि बालक कैसे ही नहीं सीख रहा है। बालक को पढ़ाना शुरू करोगे ना तो एक लाइन में यदि 5, इस बालक का इसकी बात कर रहा हूं जो इस स्तर पे आके पढ़ रहा है, एक लाइन में आपके 5 शब्द लिखे होंगे ना, उनमें से 4 शब्दों का अर्थ उसे नहीं आएगा, उसे एक ही शब्द का अर्थ आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि सरकारी है और सहकारी बैंक, तो फिर वो बालक कहता है कि सरकारी बैंक क्या होता है, फिर कहता है सहकारी क्या होता है,
फिर मैं उसको कहूं कि भामाशाहों को प्रोत्साहन करना, फिर वो कहेगा भामाशाह क्या होता है, प्रोत्साहन किसे कहते हैं। मतलब इतना भयंकर तरीका आ गया वर्तमान में। तो वो किसकी देन है, इन नवाचारों की देन है। लेकिन फिर भी हम लोग नवाचार तो शिक्षा के क्षेत्र में सही कार्य करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। कौन कौन से नवाचार हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से नवाचार हम लोग पढ़ेंगे, मैं हल्की सी लिस्ट बना देता हूं, आपको देखना है ना। एक कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, SIQE। पहली बात तो हम उन नवाचारों को पढ़ने से अवॉइड करेंगे या बचेंगे जो नवाचार बंद हो चुके हैं, जो इनोवेशन हुए लेकिन क्या हो गए, बंद हो गए। इसका मतलब पूछने की संभावना नहीं है। लेकिन हमें कोविड वाले नवाचारों के मामले में भी जहां तक मेरा अनुभव जा रहा है कि यदि हम कोविड में जो नवाचार हुए थे उन नवाचारों को यदि नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा काम, उनको नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। पिछली बार आया था, पिछली बार कोविड वाले में से आया था, लेकिन क्या है कि चीजें जुड़ी रहती है। पिछली बार पेपर करवाया था कांग्रेस सरकार ने, और कोविड के दौरान जो नवाचार किए थे वो किए थे कांग्रेस सरकार ने। सरकार हमेशा अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए बालकों तक पहुंचाती है कि देखो हमने ये उपलब्धियां प्राप्त की है। अब की बार दोनों चीजें विरोध में हो गई। एक तो सरकार किसकी चल रही है, दूसरी बात कोविड में जो चलाए थे वो किसने चलाए, कांग्रेस ने, और वो अब बंद हो चुके हैं, अब कोविड है नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस सरकार में उस सरकार के बंद हुए कार्यक्रमों के बारे में पूछेंगे। शायद ये सरकार उपलब्धियां नहीं गिनाएगी दूसरी वाली सरकार की, तो ये किसकी उपलब्धियां गिनाएंगे, अपनी खुद की उपलब्धियां गिनवाएंगे। फिर भी आपका मन संतुष्ट नहीं होगा यदि मैं कोविड वाले नवाचार नहीं पढ़ाऊं तो। संतुष्ट हो गया ना। हाँ, आत्म संतुष्टि लेनी होती है। क्यों पूछेगा भाई, ये सरकार उस सरकार की उपलब्धियों को क्यों पूछेगी, ये तो निश्चित सी बात है ना। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, फिर भी हम पढ़ेंगे, नहीं आपको दुखी नहीं किया जाएगा। एक कार्यक्रम कौन सा है, SIQE। और बताओ देखें क्या, वेरी गुड, दीक्षा। ये मैं लिस्ट बना रहा हूं जो जो हम लोग पढ़ेंगे। दीक्षा राइज पढ़ाओ, बताओ। निष्ठा, निष्ठा के बाद वेरी गुड इस्माइल। और बताओ, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल। हाँ बताते जाओ तुम लोग। ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, और मिशन समर्थ, ई कक्षा कार्यक्रम, और बोलो। आओ घर से सीखें 1.0, आओ घर से सीखे 2.0। और बताओ देखें, RKSMBK, मिशन बुनियाद। और बताओ, नो बेक डे, डायल फ्यूचर, मिशन स्टार्ट। और भी कोई याद आ रहा है क्या आपको? हवा महल हो गया ना, बस बस बहुत है। इतने सारे कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करेंगे।
ये शिक्षा में चल रहे हैं, ये शिक्षा में सुधार लाने के लिए हुए हैं। किस लिए हुए हैं? शिक्षा में सुधार। एमडीएम नहीं पढ़ेंगे यहां, एमडीएम तो योजना है, वो तो हम अगला टॉपिक लेंगे ना, कल्याणकारी और योजनाएं, विद्यार्थी का कल्याण करती है वो तो खाना खिलाकर। यह है वो नवाचार जो शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में लागू किए हमने। इन नवाचारों की हमें चर्चा करनी है। इन नवाचारों में से देखो, ये नवाचार तो है ना, जैसे मैं अलग से बॉक्स में लिखूं यदि इनको, ये नवाचार, एक तो ये, और इसके अलावा ये भी इनके साथ में जुड़े हुए हैं। एक और हो जाएगा एजुसेट, एजुसेट। ये तो है ना, ये तो है कोविड से पहले के जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं। ये तो किससे पहले के? कोविड से पहले के। फिर इसके बाद में ये, इतने ये, और यहां तक, ये है कोविड टाइम के। और ये जो बच गए ना, ये और ये जो चल रहे हैं, ये है कोविड के बाद के। सबसे नवीनतम जो शिक्षा में नवाचार हुआ है ना, वो हुआ है मिशन स्टार्ट। इस मिशन स्टार्ट के आगे को और कोई सा नवाचार नहीं है अभी इनोवेशन यही है। ध्यान रहेंगे तो हम लोग इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब इनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे तो फिर मामला डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में हमने को पीएचडी थोड़ी करनी होती है प्रत्येक के बारे में। इसलिए हम लोग हल्की हल्की चर्चा करेंगे। पहले से ही शुरू करें ना, कोविड से पहले से ही SIQE से शुरू करें। हेडिंग लगाओ SIQE। SIQE आ गई। SDMC और SMC में ज्यादा पावरफुल कौन होगा? यदि स्कूल 1 से 12 तक हो तो दोनों अपने अपने स्तर पर पावरफुल है। दोनों अपने अपने स्तर पर पावरफुल होती है। SMC SDMC के काम नहीं कर सकती है, SDMC SMC के काम नहीं कर सकती है। दोनों अपने अपने। यदि एक स्कूल 1 से 12वीं तक चल रहा है तो उसमें SMC भी होगी और उसमें SDMC भी होगी, ये निश्चित बात है। यदि दोनों, एक स्कूल 1 से 12वीं तक चल रहा है तो अपने अपने हिसाब से करवाओ। जिसके पास पैसे है वो करवा लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं करवाएगा। भाइयों ऐसा नहीं लिखे थे आप ना, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए थे, अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं लिखे थे। चाहे 10 बताएं, चाहे 8 बताएं, चाहे उर्विक बताएं, कोई बताएं, नहीं है सिलेबस में अपने। कितने सिद्धांत बताए थे अपने सिलेबस में? केवल विद्यालय प्रबंधन और समितियां लिख रखा है। समझ पा रहे हैं ना? तो विद्यालय प्रबंधन समितियां कैसे करती है, आप इस तुरंत लगने के बाद ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करेंगे तब मैं आपको इस लूथर गुलिक के न केवल ये बताऊंगा बल्कि सिद्धांत कितने हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल भी बताता हूं। जो ग्रेड फर्स्ट वालों को पढ़ाता हूं ना, तब मैं लिखवाता हूं कि सिद्धांत, जैसे हेनरी फेवल ने 14 सिद्धांत दिए ना, तो वो प्रत्येक एक एक सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं कि उनमें है क्या, क्योंकि उनके पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है प्रबंधन के सिद्धांत, अपने नहीं है सिलेबस में। SIQE में आ जाओ। क्या कहती है SIQE? पूरा नाम लिखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी करो तो गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। इनिशिएटिव यानी होता है पहल। इनिशिएटिव शब्द का इंग्लिश हिंदी अर्थ होता है पहल। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन।
कब से प्रारंभ हुआ? वेरी गुड। ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2015-16 में। कौन सी क्लास के लिए है? 1 से लेकर 5 तक के लिए। कौन सी सरकार का है? कांग्रेस और बीजेपी नहीं पूछेंगे आपसे, राज्य या केंद्र पूछेंगे। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम है। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम है। राज्य सरकार का कौन सा कार्यक्रम है? समन्वित कार्यक्रम है। लिख लिया होगा? एक एक देख देख के लिखना। रे रे रा रा, जय ज्यादा, ये पूरा, हाँ, ऐसे लिखना। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम हो गया। देखिए अब मैं समझाता हूं आपको ना एक एक चीज। इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे लेकिन अच्छा समझेंगे, तब हम लोग इसको हल कर पाएंगे। अच्छा बताओ, अपनी शक्तिशाली संस्था, अपनी शक्तिशाली आरएसए नहीं, मेरे वाली शक्तिशाली संस्था, मेरी फेवरेट संस्था यूएनओ है ना। यूएनओ है। यूएनओ ने एक कार्यक्रम चलाया था, एजुकेशन फॉर, याद आया आपको? एजुकेशन फॉर ऑल, वेरी गुड, एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा का क्या करना था? सार्वभौमिकरण करना था। हमने देखो इस शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए खूब प्रयास किए थे ना, आरएसओएस भी खोला था, कई सारे प्रयास किए। 2015 में यूएनओ ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम को बंद कर दिया। कब कर दिया? 2015। और 2015 में एक नया कार्यक्रम लेकर आया है यूएनओ, और उसका नाम था एसडीपी। क्या नाम है? एसडीपी। ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूं मैं ना, न केवल ज्ञानवर्धन, बाकी ये जो SIQ है ना, इससे जुड़ेगा ये, इसलिए बता रहा हूं। एसडीपी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सतत विकास कार्यक्रम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सतत विकास कार्यक्रम। इस सतत विकास कार्यक्रम यूएनओ ने कब शुरू किया? 2015 में, और इसका टारगेट रखा 2030। कहा कि हम लोग एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए यह लागू होगा। और इस कार्यक्रम के तहत यूएनओ ने 17 लक्ष्य निर्धारित किए, 17 लक्ष्य, जिन्हें कहा गया SDG 17, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब सतत विकास लक्ष्य। पूरे विश्व स्तर में जो भी इसके सदस्य राष्ट्र है, उनको कहा गया कि आपको इन 17 लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। कब तक करनी है? कब क्या चल रहा है? 2015 में शुरू हुआ और 2030 तक उन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक इसमें एक लक्ष्य है जो है वैकल्पिक ऊर्जा की स्थापना करना, वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को स्थापित करना, यह इसका एक लक्ष्य है। इसका मतलब यह कह रहा है कि फ्यूल होता है ना अपना, डीजल और पेट्रोल, इसको बंद कर देना है 2030 तक, और इसके विकल्प के रूप में, इसके ऑप्शन के रूप में अपने को क्या तैयार कर लेना है? इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लेनी है। इसलिए आपको बताओ तो वर्तमान में जो अधिकांश गाड़ियां आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी वाली आ रही है ना। धीरे धीरे उनके वर्जन अपडेट होते जा रहे हैं। ये कंपनियां नहीं निकाल रही है, ये यूएनओ कह रहा है कि आपको फ्यूल और अब पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी। इसको क्या करना है? समाप्त करना है। ध्यान रहेगा। उसी प्रकार से इसके यदि आप सारे लक्ष्य पढ़ोगे तो उनमें से इसका लक्ष्य नंबर 4
SDG 04, इसका संबंध है क्वालिटी एजुकेशन से। SDG 04 कहता है कि 2030 तक प्रत्येक बालक को क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। आप सोच के देखिए 2015 में हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब हमने शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर लिया, मतलब हम प्रत्येक बालक तक शिक्षा को पहुंचा चुके हैं। कोई भी भारत का ऐसा बच्चा नहीं है जिसके लिए शिक्षा की पहुंच नहीं हो, जो पढ़ नहीं रहा हो, पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकता है। बात समझ पा रहे हैं ना? उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए किसी प्रकार से स्कूलों में दूर नहीं जाना पड़ेगा, उसको स्कूल भी मिलेगी, सिलेबस भी मिलेगा और उसका पैसा भी खर्च नहीं होगा और वो बालक पढ़ेगा। ऐसी स्थिति में पहुंच गए। लेकिन अब जब सभी बालकों को हम लोग पढ़ाने के लिए स्कूल में लाए तो हमारा अगला टारगेट होता है कि उन बालकों को जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें क्वालिटी आए। उन बालकों को केवल ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय नहीं सिखाए हम लोग केवल साक्षर नहीं बनाए। उन बालकों में हम लोग अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास करें, उन बालकों में हम लोग खोज प्रवृत्ति का विकास करें। हम उन बालकों की एजुकेशन में क्या लेकर आए? क्वालिटी लेकर आए, गुणवत्ता लेकर आए। इसलिए 2015 के बाद जितने भी कार्यक्रम जो बन रहे थे ना, योजनाएं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बन रही थी, वो खत्म हो गई। और अब जो योजनाएं बनेगी ना, वो योजनाएं किसके लिए बन रही है? अब योजनाएं जो बनेगी ना, वो योजनाएं बन रही है बालकों को शिक्षा कैसी देना? गुणात्मक शिक्षा देना। अब बालकों को शिक्षा देना हमारा उद्देश्य नहीं है, बालकों को गुणात्मक शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। बहुत अंतर आ गया है। हम लोग जब पढ़ के आए थे ना, आप लोग जब पढ़ के आए हैं, हम लोग जब पढ़ के आए, तब सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग केवल शिक्षा के मामले में साक्षर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कि हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम शिक्षा में क्या देंगे बालकों को? क्वालिटी, गुणवत्ता देंगे, ताकि बालकों को शिक्षा का फायदा हो। अपने को शिक्षा का क्या फायदा होता? हम नाम लिखना सीख जाते, बोर्ड पर पड़ा हुआ नाम लिखा हुआ पढ़ लेते नाम। क्वालिटी नहीं थी अपने पास में। पढ़ने के बावजूद भी हम लोग उस क्वालिटी में नहीं डले थे कि हम लोग कुछ कर पाए देश के लिए। अपने लिए भी बहुत मुश्किल से होता था, 6-7 साल तैयारी करते थे, जब जाके नौकरी लगते। देश के लिए क्या कर पाए? इसलिए बच्चा देश में योगदान करे, विकास में योगदान करे, इसलिए वो क्या ले? पहले क्वालिटी एजुकेशन ले। तो अब जितनी भी योजनाएं बनेगी, जितनी भी प्लानिंग बनेगी, वो प्लानिंग एजुकेशन के लिए नहीं बनेगी। किसके लिए बनेगी? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये किसने कह दिया? यूएनओ ने कह दिया। और आपको एक चीज याद रखनी है कि भारत से कहीं आगे राजस्थान है, हिंदुस्तान से कहीं आगे राजस्थान है। जब ये यूएनओ ने जैसे ही कार्यक्रम लॉन्च किया, राजस्थान ने अपने स्तर पर एक योजना बनाई। वो योजना किसके लिए थी? बालकों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई। और उस योजना का नाम क्या रखा? SIQ, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका मतलब हम यूएनओ के SDG 04 को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके प्रयास करने के लिए राजस्थान ने एक योजना कौन सी बनाई है? SIQ। और SIQ बनाकर हमने शुरू कब कर दिया? 15-16 में। क्लास 1 से 5 के बालकों को हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ये सामने निकल कर आया कि यदि नींव मजबूत होगी तो अपने आप आगे मजबूत हो जाएगा। तो 1 से 5 के बालकों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। कौन सी सरकार देगी? राज्य सरकार। कैसा कार्यक्रम है? समन्वित का मतलब मिला जुला, इंडिपेंडेंट नहीं है। कोऑर्डिनेट मतलब मिला जुला, मतलब ये कैसे? हाँ, इंटीग्रेटेड। ये हो सकता है इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकरण। इसका मतलब अकेला कार्यक्रम नहीं है, इसमें कई कार्यक्रम मिले हुए हैं। कौन से मिले हुए हैं ये मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, हमें राजस्थान में क्या चलाना है? SIQ ही चलाना है। अब SIQ ही चलाना है, मतलब एक पहली बात तो ये एक योजना है, जिस योजना के तहत हम 1 से 5वीं क्लास के बालकों को कैसी शिक्षा देने वाले हैं? गुणात्मक शिक्षा देने वाले हैं। कोई संस्थान नहीं है SIQ ही, एक योजना है। मुझे एक बात बताओ, बच्चों को यदि आप लोग गुणात्मक शिक्षा देना चाहते हो, क्वालिटी लाना चाहते हो, बच्चों की शिक्षा में क्वालिटी लाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? एक भोपा जी को लेकर आएंगे,
और बाबा जी को लाके सामने खड़े करेंगे और यहाँ पर वो उनके लिए वो जोत वोत लेंगे और फिर हम आखा लेकर आ जाएंगे, नारियल होगा, बाबा जी फिर वो आखा फटकारा लगाएंगे और उसे बालकों में क्या आ जाएगी? शिक्षा में क्वालिटी आ जाएगी। आ जाएगी क्या? मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि यदि बालकों की शिक्षा में क्वालिटी लाना चाहते हो तो पहले शिक्षकों की शिक्षा में क्वालिटी लाइए आप लोग। बालकों को पढ़ाने वाले कौन है? शिक्षक। क्या कार्यक्रम चलाने से शिक्षक को नए तरीके से पढ़ाने लग जाएंगे क्या? कोई तरीका नहीं आ जाएगा? तरीका तो वही होगा। तो क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी आएगी कि आप लोग टीचर एजुकेशन को बदलिए, शिक्षकों की शिक्षा को बदलिए। आप लोग शिक्षकों की शिक्षा तो अब आपने डीएलएड एक बार कर लिया तो दोबारा तो करने जाओगे नहीं, कैसे बदले? तो फिर सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में आप लोग टीचर को इस प्रकार की ट्रेनिंग दीजिए, टीचर को इस प्रकार से बताइए कि वो टीचर बदलाव लाए। अब देखिए मैं बताता हूं, टीचर बालकों को पढ़ाएगा तो क्वालिटी आएगी। तो हम लोग पहले ये तो देखें ना कि टीचर बालकों को किस तरीके से पढ़ाता है। शिक्षा विभाग ने जब ये कार्यक्रम चलाने से पहले इसके तरीकों को खोजने का प्रयास किया तो उसको एक किताब मिली, उस किताब का नाम था पेडागोजी। क्या नाम था? पेडागोजी का मतलब शिक्षा शास्त्र। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह किताब जिसमें शिक्षण विधियों की व्याख्या की गई हो, जिसमें क्या हो? शिक्षण विधियां हो। मुझे बताइए शिक्षण विधियां कौन काम में लेता है? शिक्षक। किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। पेडागोजी की किताब शिक्षा विभाग खरीद के लाया, खरीद के लाया और फिर उसमें उसने देखी कि बहुत सारी शिक्षण विधियां, एक थोड़ी होती है शिक्षण विधियां। पेडागोजी में एक थोड़ी होती है, अलग अलग शिक्षण। जैसे आप लोग शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं, शुरू कर दिया होगा, शुरू कर दिया ना? अब आप लोग पेडागोजी जो पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियां जो पढ़ रहे हैं, उसमें एक शिक्षण विधि नहीं, बहुत सारी है। तो शिक्षा विभाग ने उनमें से छांटी, उसने एक आधार लिया। उस आधार से उसे समझ में आया कि उस शिक्षण विधियां सभी दो भागों में बंट गई। आधी एक तरफ रख दी पूरी किताब में से, आधी एक तरफ और आधी एक तरफ रख दी गई। देखिएगा, एक तरफ रखी गई शिक्षण विधियों का सारांश मैं बताता हूं क्या था। यह शिक्षण विधियां इस प्रकार की थी कि इसमें बालक आएंगे, आकर क्लास में बैठ जाएंगे। कुछ बालक होंगे वो स्टैंड लगाकर बैठ जाएंगे, कुछ बालक दोनों हाथों से स्टैंड लगाकर बैठ जाएंगे और आलस लेते रहेंगे, और कुछ बालक होंगे वो साथ साथ में उबासियां लेते रहेंगे। वो उबासियां अलग अलग प्रकार की होगी। कुछ उबासी होगी वो छोटी सी उबासी होगी, वो तो हल्का सा यूं करके उबासी ले लेगा। कुछ उबासियां होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, जो 15 मिनट तक वो मुंह फाड़ के रखेगा। और शिक्षक क्लास में आएगा, ध्यान से समझिए, शिक्षक क्लास में आएगा और शिक्षक इस बोर्ड पर, इस पोडियम पर, इतने बड़े पोडियम पर घूमेगा, फिरेगा, पढ़ाएगा, बकवास करेगा, 2.5 घंटे तक माथापड़ी करेगा, पसीना आ जाएगा पूरी बकवास करने में, और कुछ कुछ बालकों को बैठे बैठे नींद भी आ जाएगी। इस प्रकार की शिक्षण विधियों को कहते हैं टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। क्या बोलते हैं? जिसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, बालक गौण भूमिका में होता है। शिक्षक ज्ञान बांटता है, बालक ज्ञान को सुनता है। मतलब सुने कि नहीं सुने जरूरी नहीं है। मुझे बताइए, इस प्रकार की शिक्षण विधियां यूज करोगे तो क्या बालकों की एजुकेशन में क्वालिटी आ जाएगी? क्या नहीं आएगी ना? मैं बालकों की बात कर रहा हूं। किसकी? मैं बालकों के अभिभावकों की बात नहीं कर रहा हूं। 1 से 5 वाले बालकों की बात कर रहा हूं मैं। 1 से 5 वाले बालकों को आप उस तरीके से थोड़ी पढ़ा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने कहा यार ये तरीका सही नहीं, इन शिक्षण विधियों को तो फेंको, उनको फेंक दिया। दूसरे वाली जो शिक्षण विधियां थी ना, उनको उठाया। उनका सारांश किस प्रकार का था? उनमें बालक आएंगे, सीधा सावधान मुद्रा में नहीं बैठेंगे, आराम से समूह बनाकर गोल गोल बैठ जाएंगे, घूमते रहेंगे, खुद कार्य करते रहेंगे, गतिविधियां करते रहेंगे, फ्लैश कार्ड जमाते रहेंगे, चौक से लिखते रहेंगे, कुछ क्रियाविधियां करते रहेंगे। शिक्षक उनके बीच बीच में घूमता रहेगा। कोई भी दिक्कत आएगी ना तो वो शिक्षक उनको बता देगा।
नहीं तो बालक खुद एक दूसरे से मिलकर हताया करता रहेगा, बातें करता रहेगा, सीखता जाएगा। मुझे बताइए, इस प्रकार से सीखना बालक के लिए बिल्कुल आनंददायी होगा कि नहीं होगा? बालक खुद करके सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बालक जब करके सीख रहा होगा ऐसी स्थिति में, तो बालक मुख्य भूमिका में होगा कि नहीं होगा? शिक्षक गौण भूमिका में होगा कि नहीं होगा? बताइए, इससे बालक के सीखने में क्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो कौन सी विधियां काम लेनी है? सेकंड नंबर वाली लेनी है। इन विधियों को नाम दिया गया बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ध्यान रह जाएगा। हम लोग SIQE कार्यक्रम में, मैं पहली लाइन लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी है ना, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। सवाल पूछा गया, निम्न में से SIQE कार्यक्रम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए था TCP। क्या था? टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। क्या टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है क्या? इससे क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी किससे आएगी? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में एक शिक्षण विधि थोड़ी है, पूरी किताब एक नहीं है। हमने एक किताब को दो भागों में बांट लिया, बाल केंद्रित वाली को फेंक दिया, सॉरी शिक्षक केंद्रित वाली को फेंक दिया, बाल केंद्रित वाली को हमने रखा। और रखा तो उसमें देखा कि उसमें तो विधियां हैं 500। कितनी विधियां हैं? 500। अब हमें कहा गया अगले स्टेज में कि अब हमें देखना है कि वो जो विधियां है ना, वो विधियां तो सारी विधियां सब बालकों के लिए काम की है कि नहीं है। अपने को कार्यक्रम कौन सी बालकों के लिए चलाना है? एक से इसका मतलब हम लोग उनमें से उन शिक्षण विधियों को छांट के लाएंगे जो 1 से 5 वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी हो, उनको ही छांट के लाएंगे। हमने उनमें देखा कि किसी एक्सपर्ट से पूछा जो पेडागोजी पढ़ाने वाला था, इस पर कोंकणा सर को बुलाया, बोले बताओ 1 से 5 वाले बालक कैसे शिक्षण विधियों से पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो बालक हमेशा उस शिक्षण विधि से पढ़ेंगे जिस शिक्षण विधि में गतिविधि करनी हो। क्या करनी हो? बालक गतिविधि करता हो। ऐसी कोई भी शिक्षण विधि से नहीं पढ़ेगा जिसमें बालक चुपचाप शांति से बैठा रहेगा, शिक्षक गतिविधि करे। बालक को क्या करनी होगी? गतिविधि करनी होगी। इसका मतलब हम उस पेडागोजी में, जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी था, उस चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में से हम लोग इस प्रकार की शिक्षण विधियों से बालक को सिखाएंगे जो किस पर आधारित हो? जो ABL पर आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाती हो, गतिविधि आधारित अधिगम करवाती हो। अधिगम करवा रही है लेकिन कैसे? गतिविधि करके, एक्टिविटी करके। गतिविधि का मतलब दूसरे के घोचा करके नहीं, दूसरे को छेड़छाड़ करके नहीं। गतिविधि का मतलब यह होता है कि बालक कोई भी काम को खुद करके सीखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गतिविधि। यहां तक कि कुछ थोड़ी सी बात हवा लगी। मैं कहना चाह रहा हूं कि SIQE कार्यक्रम में CCP में से केवल हमने उन शिक्षण विधियों को छांट लिया जो किस पर आधारित थी? गतिविधि पर। मतलब ABL प्रकार की। क्या बताइए, उन सभी शिक्षण विधियों को मैं ABL टाइप की कह सकूंगा कि नहीं कह सकूंगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो बालक को गतिविधि आधारित अधिगम करवाती है। अब हमने इसके तहत बालक को पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 से 5 तक को साल भर पढ़ाया, पूरे साल भर। बालक सुबह आता तब से गतिविधि करने लगता, जब तक स्कूल में रहता तब तक केवल गतिविधियां ही करता, इधर से उधर भागता, क्लासरूम में खुद काम करता, फ्लैश कार्ड जमाता, चौक से कुछ लिखता, कुछ कार्यक्रम बनाता, भागता रहता। शिक्षक उसके बीच में कई बार घूमता रहता, वो बालकों से बातें करते रहता, और जब भी उस बालक को जरूरत होती शिक्षक से भी बात कर लेता। अपनी मस्ती मस्ती में उसके दिन कटते रहे। पूरा 1 साल हो गया। फिर अपने को याद आया कि यार इन बालकों को पास तो करना है ना। तो हमने कहा कि बालकों, तुम्हारा कल है ना, तुम तख्ती वक्ती लेके आना, तुम्हारी कल वार्षिक परीक्षा है। उन्होंने कहा गुरुजी क्या बात करते हो, पूरी साल भर तो खिलाया, पूरी साल भर तो पढ़ाया थोड़ी है। हमने क्या किया? पूरी साल भर खिलाया, और अब परीक्षा। दूसरे दिन कोई बालक नहीं आया, एक भी बालक नहीं आया। बालक फेल हो गया ना, बालक डिप्रेशन में चला गया, बालक तनाव में चला गया कि पूरे साल भर खिलाने के बाद आपने ये क्या कर दिया, परीक्षा कैसी है। तो फिर हमने कहा कि यार आपके पास तो पेडागोजी है ही, इसमें से ऐसी कोई बालक की मूल्यांकन करने का तरीका, यानी बालक की परीक्षा लेने की कोई पद्धति बताइए हमें, जो पद्धति में बालक को पता ही नहीं लगे कि हमने उसकी परीक्षा ले ली है क्या, और उसकी परीक्षा भी ले ली जाए। मतलब बालक को यह एहसास ही नहीं हो कि हमारी परीक्षा चल रही है क्या, और उसकी परीक्षा भी हो जाए। और ऐसा भी नहीं हो कि एक दिन तो मान लीजिए बालक ननिहाल चला गया, तो
उस दिन यदि परीक्षा होगी तो बालक फेल हो जाएगा। पूरे साल भर तक ऐसी विधि बताओ जिसमें कि हम पूरे साल भर तक बालकों की परीक्षा लेते रहे, बालकों को पता ही नहीं लगे उनकी परीक्षा चल रही है। वो विधि जो हमारे सामने निकल कर आई, उस विधि को हमने नाम दिया CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो आपके पात्रता परीक्षा में आप पास करके आए हो, पढ़ के आए हो, CCE को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बताइए बालकों में क्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी? मैं क्या दूसरे भाषा में इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, SIQE राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है जिसके तहत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए बालकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। बताओ कार्यक्रम कैसा हो गया? समन्वित हो गया ना। CCP भी सम्मिलित है, ABL भी सम्मिलित है और CCE भी सम्मिलित है। तीन बातें हमारे सामने निकल कर आई है। आगे लिखो, जिस प्रकार से मैंने बनाया ना उस प्रकार से बनाओ इसको। SIQE के बाद क्या है? CCP, और CCP को क्या बोलेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। मतलब क्या बन जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इनमें से किस प्रकार की विधियां ली थी हमने? ABL मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यदि आप हिंदी करोगे तो गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं है, अधिगम है। गतिविधि आधारित अधिगम है, शिक्षण नहीं है। मतलब गतिविधि केवल किसको करनी है? बालक को करनी है, सीखने वाले को करनी है, टीचर को नहीं करनी है। ऐसा नहीं टीचर वहां जाके डांस करने लग जाए, बोले मैं गतिविधि के आधार पर सिखा रहा हूं। सिखाना गतिविधि के आधार पर नहीं है, टीचिंग गतिविधि के आधार पर नहीं करनी है। बालक सीखना चाहिए गतिविधि के आधार पर, बालक गतिविधि करे। और इसमें हम लोग आकलन कैसा करेंगे उसका? CCE प्रकार का। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लिख लिया क्या? क्या मिल गया?
ऐसे स्कूल में नहीं समझाना है, नहीं गांव वाले इकट्ठे होके आ जाएंगे। लिख लिया? नीचे एक अलग से लाइन लिखो, लिखो SIQE के अंतर्गत, रुक जाऊं, SIQE के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर मजा नहीं आया ना? हाँ, अब की बार गिरेगा तब आएगा। SIQE के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए SIQE के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए बालकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है। ये लाइन समझ में आ जाएगी ना आपको? इसका मतलब एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाएंगे तो गतिविधि वाली शिक्षण विधियों से, और उनका आकलन करवाएंगे किससे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाली से। पढ़ाएंगे भी और उनका मूल्यांकन भी कराएंगे। हो गया? अब अलग से लिखो CCP। अब इसकी फुल फॉर्म वगैरह हर बार नहीं लिखनी है। CCP क्या होती है? CCP चाइल्ड सेंटर्ड। इसका मतलब इसमें एक शिक्षण विधियों की किताब होती है कि नहीं होती है? जो किस पर आधारित होती है? जो बाल केंद्रित होती है ना, बालकों पर आधारित होती है। और बालकों पर आधारित होने का मतलब है सीधा सीधा इसमें इस प्रकार की विधियां होती है जो बालकों के स्तर, उन बालकों की गति और बालकों की रुचि के अनुसार उन्हें सीखने में सहायता देती है। ध्यान रह जाएगा? लिखो CCP में लिखो इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का वर्णन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का वर्णन किया जाता है। शिक्षण विधियों का वर्णन किया जाता है। बस हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का वर्णन किया। अब ये लोग आप पेडागोजी में पढ़ लेंगे कि बाल केंद्रित क्या होती है और शिक्षक केंद्रित क्या होती है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। फिर लिखो ABL।
ABL। इसमें क्या लिखना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, यदि आप बालकों को गतिविधि करवाते हुए सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? बालक गतिविधि से खुद सीखेगा कि नहीं सीखेगा? खुद सीखेगा तो वो बालक अपने लेवल से सीखेगा ना भाई, उसका जो IQ लेवल होगा उससे सीखेगा। बालक अपनी खुद की स्पीड से सीखेगा, कोई धीरे सीखता है कोई जल्दी सीखता है, तो गतिविधि उस हिसाब से कर लेगा। मुझे बताओ बालक अपने रुचि से सीखेगा ना। अच्छा बालक सक्रिय सहभागिता निभाएगा कि नहीं निभाएगा? सक्रिय सहभागिता, निष्क्रिय नहीं हो सकता। अब बेटा बेटा उबासियां नहीं ले सकता है बालक, अब बालक को खुद को काम करना पड़ेगा, इसका मतलब सक्रिय सहभागिता। अच्छा मुझे बताओ इस तरह से सीखना बालक के लिए बहुत आनंददायी होगा ना, बहुत रुचिकर होगा ना? इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होगा कि नहीं होगा? ये किसकी विशेषताएं हैं? ABL की, गतिविधि आधारित सीखने की विशेषताएं हैं ये। लिखो लिखो इस प्रकार से सीखने के लिए, इस प्रकार से सीखने के लिए, सीखने के लिए गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां काम में ली जाती है। गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां काम में ली जाती है। गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां काम में ली जाती है। शिक्षण विधियां काम में ली जाती है। फिर कंटिन्यू कीजिए। इस प्रकार की, इस प्रकार की, हाँ कंटिन्यू करना है, मतलब एक लाइन बदल के लिख सकते हैं। इस प्रकार की विधियां प्रयोग करने से, प्रयोग करने से बालक, बालक अपनी गति, स्तर, लेवल, बालक अपनी गति स्तर, रुचि एवं सक्रिय सहभागिता के आधार पर सीखता है, एवं सक्रिय सहभागिता के आधार पर सीखता है। ऐसा सीखना बालक के लिए, बालक के लिए, ऐसा सीखना बालक के लिए आनंददायी एवं स्थायी होता है। ऐसा सीखना बालक के लिए आनंददायी एवं स्थायी होता है। आनंददायी एवं स्थायी होता है। फिर लाइन बदल के लिखो। लिखो जिन विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में SIQE कार्यक्रम चलाया गया, SIQE कार्यक्रम चलाया गया, उनमें गतिविधि आधारित अधिगम करवाने के लिए, उनमें गतिविधि आधारित अधिगम करवाने के लिए
गतिविधि आधारित अधिगम करवाने के लिए कक्षा 1 एवं 2 के कक्षा 1 एवं 2 के कक्षा कक्ष को कक्षा 1 एवं 2 के कक्षा कक्ष को एबीएल कक्ष के रूप में एबीएल कक्ष के रूप में विकसित किया गया। एबीएल कक्ष के रूप में विकसित किया गया। विकसित किया गया। अच्छा, जिन विद्यालयों में ये एसआईक्यू कार्यक्रम चला, पहली बात तो गवर्नमेंट विद्यालयों में चला। दूसरी बात, केवल उन्हीं विद्यालयों में चला जो स्कूल या तो 10वीं तक थे या 12वीं तक थे। समझ पा रहे हैं क्या बात को? या तो 10वीं तक थे या 12वीं तक। उनमें क्लासरूम 1 और 2 के क्लासरूम को एबीएल कक्ष के रूप में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम के रूप में विकसित किया गया। क्या आपने कभी ऐसे कक्ष के अंदर जाके प्रवेश करके देखा है? उसमें क्या क्या होता है? नहीं देखा हो तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूं। नीचे अलग से हेडिंग लगाओ, एबीएल कक्ष। एबीएल कक्ष देखिए, पहली विशेषता तो है ना, यह है उसकी कि उस रूम में ये जो मुख्य श्यामपट होता है, मुख्य श्यामपट का मतलब ब्लैक बोर्ड नहीं, इसे एक बात सामने निकल कर आई, इसका मतलब और भी श्यामपट होता है उस क्लास में, और भी श्यामपट। अपने जमाने में श्यामपट एक ही होता था क्लास में, मतलब बोर्ड एक ही होता था। मुख्य श्यामपट के अलावा जो तीनों दीवारें हैं ना, उन तीनों दीवारों में धरातल से लेकर 3 फीट की ऊंचाई तक ब्लैक बोर्ड पेंट करवा दिया गया है। फिर उसके ऊपर 6 इंच की एक और पट्टी बनाई गई है, व्हाइट पट्टी। फिर उसके बाद में प्रत्येक इस ब्लैक बोर्ड पेंट को 2-2 फीट पर सफेद पट्टी लगाई गई है। इसका मतलब 2x3 के ब्लैक बोर्ड बन गए कि नहीं बन गए पूरी दीवार पर। फिर इसके अलावा एक यहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है, जैसे ये डिस्प्ले लगा ना आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे एक डिस्प्ले बोर्ड 4x3 का लगाया गया है। फिक्स है ये नॉर्म्स जो मैं बता रहा हूं। फिर इसके अलावा जो मुख्य श्यामपट के दाईं वाली दीवार है, किसके लिए? हिंदी के लिए। ये जो दाईं दीवार दिखाई दे रही है ना मुख्य श्यामपट के, इस पर जो ऊपर ब्लैक बोर्ड पेंट से ऊपर पूरी दीवार पड़ी है ना, इस दीवार पर हिंदी की मात्राएं, वर्णमालाएं वगैरह लिख दी गई है, अधूरे कथा चित्र वगैरह जो भी हिंदी में काम आती है ना बच्चों के लिए। फिर उसके बाद जो बाईं वाली दीवार है, इस पर अंग्रेजी, ये अंग्रेजी के लिए रिजर्व है। और जो सामने वाली दीवार है ना, वो मैथ के लिए रिजर्व होती है, उस पर मैथ की संख्याएं वगैरह लिख दी जाती है। इसके अलावा इस क्लासरूम में बच्चों के लिए तख्तियां होती है, तख्ते होते हैं, मतलब पोडियम, जैसे ये पोडियम लगा हुआ है ना, ये तो ऊंचा है। एक तख्ता होता है ना इतना चौड़ा लंबा, ये टेबल नहीं है, वो उसकी ऊंचाई इतनी सी है, और वो 4-5 रखे जाते हैं, चारों ओर कुर्सियां रखी जाती है छोटी छोटी, उस पर बालक बैठे रहते हैं समूह में। अब शिक्षक के सामने मुंह करके नहीं बैठते हैं वो, अब वो समूह में बैठे रहते हैं ना। कैसे हलचल हो रही है? हाँ बोले, ये जरूरी नहीं है, वो जरूरी है ना। अभी 2 मिनट पड़े, लिख लेते हैं, अभी तो पता नहीं कितना। रहने तो अब क्या लिखवाएंगे आपको। आप तो अब जाओ, खाना खा के आओ, लेकिन कम खा के आना। यदि 2 बजे बाद मुझे कोई उबासी लेता हुआ दिख गया तो यहां सामने लाऊंगा पोडियम पर उसको।